नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही और आप देख रहे हैं अनकट। तो खबर आ रही है पीके यानी प्रशांत किशोर जल्दी ही कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो क्या अब इसका अर्थ निकाला जाए? क्या 2024 में राहुल गांधी की ताजपोशी हो जाएगी प्रधानमंत्री के रूप में? क्या अब से लेकर 2024 के लोकसभा चुनाव के बीच में जो करीब 7-8 राज्यों के विधानसभा चुनाव होंगे, उस सब में कांग्रेस अपना परचम लहरा देगी? इस पर हम बात करेंगे, इस पर विचार करेंगे और ये भी देखेंगे कि आखिर प्रशांत किशोर के पास जीत का ऐसा फॉर्मूला क्या है। ऐसे ही कौन सी संजीवनी उसके पास है जिससे सियासी लक्ष्मण राहुल गांधी को माना जाए एक रूप में, तो उनकी जो सियासी मूर्छा है वो टूट जाएगी। ये भी एक बड़ा सवाल है। पहले देखते हैं कि देखिए, कांग्रेस अगर प्रशांत किशोर को अपने साथ रखने के लिए तैयार हो गई है तो इसके तीन मतलब निकलते हैं। एक, कांग्रेस चाहती है कि प्रशांत किशोर बाहर से परामर्श के रूप में नहीं दे, वो कांग्रेस के अंदर शामिल हो, क्योंकि उनको लगता है कांग्रेस को कि फिर अलग अलग कुछ राज्यों को में भी क्षेत्रीय पार्टियों को भी वो कंसल्टेंसी देते रहे और कांग्रेस को भी देते रहे तो मामला थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। दूसरा, कांग्रेस आला कमान को अब अच्छी तरह से एहसास हो गया है, उन्होंने स्वीकार कर लिया एक तरह से कि उनके बूते नहीं रहा कांग्रेस को चुनावों की वैतरणी पार कराना। इसलिए एक तीसरे आदमी की, एक विशेषज्ञ की, एक समझदार आदमी की जरूरत है। वो है पीके प्रशांत किशोर। तीसरा, क्योंकि सोनिया गांधी पहल कर रही है, चूंकि सोनिया गांधी ही कांग्रेस को प्रशांत किशोर की रणनीति के हिसाब से आगे ले जा सकती है, चूंकि सोनिया गांधी ही इतना लचीला रुख अपना सकती है, लिहाजा ऐसा लगता है कि अगले कुछ महीने में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होने वाला है उसमें सोनिया गांधी को ही जैसे तैसे अध्यक्ष बना दिया जाएगा, पूर्णकालिक अध्यक्ष बना दिया जाएगा और उन्हीं के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव और उसके बाद लोकसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। ये मोटे तौर पर संकेत मिल रहे हैं। अब तीन काम वो कौन से हैं जो प्रशांत किशोर करेंगे? प्रशांत किशोर ने तीन कामों की तरफ इशारा किया है, एक तीन बड़ी बातों की तरफ उन्होंने इशारा नहीं किया, माफ करना, जो मीडिया में खबरें आ रही हैं। एक कि वो चाहते हैं कि कांग्रेस सारी लोकसभा सीटों पर चुनाव नहीं लड़े, 350, 355, 360 सीटों पर ही अपना ध्यान केंद्रित करे और पूरे जोर शोर से वहां लड़े और वहां पर क्षेत्रीय दलों का सहयोग उसे मिले। दो, प्रशांत किशोर चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश है, बिहार है, बंगाल है, यहाँ पर अपने दम पर चुनाव लड़ने की कोशिश करनी चाहिए। तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, बंगाल, और तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर सहयोगी दलों को अपने साथ लाना चाहिए और उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। तीन काम अब प्रशांत किशोर को मोटे तौर पर करने पड़ेंगे। एक, नीति क्या रहे कांग्रेस की, नेतृत्व किसका रहे कांग्रेस में, और फिर नीति, नेतृत्व और फिर नारा क्या रहे। नारा यानी नैरेटिव क्या सेट करे, कौन से मुद्दे पर जोर दे, कौन से मुद्दे को जोर शोर से उठाने की कोशिश करे, ये तय होगा। नेतृत्व करीब करीब सोनिया गांधी का मान ही सकते हैं। एक और कि सहयोगी दलों से भी बात करनी पड़ेगी। अब कांग्रेस 300, 350, पौने 400 सीटों पर चुनाव लड़े और वहां पर क्षेत्रीय दल कोई अपना कैंडिडेट उतारे ही न रहे, ऐसा तो हो नहीं सकता। क्षेत्रीय दल भी तो बदले में कुछ चाहेंगे, तो क्या कांग्रेस का नेतृत्व इसके लिए तैयार हो जाएगा? क्षेत्रीय दल के जो बड़े नेता हैं वो इसके लिए तैयार हो जाएंगे? ये एक बड़ा सवाल है। तो नारे की बात हम कर रहे थे, हम नेतृत्व की बात कर रहे थे और अब हम उसकी भी बात कर लेते हैं। नीति क्या रहेगी? नीति मोटे तौर पर यही रहनी है कि कांग्रेस जनता से जुड़े, कांग्रेस सड़कों पर उतरे, कांग्रेस एक विमर्श, एक नैरेटिव सेट करे, कांग्रेस मुद्दों को इस रूप में चमकाए कि व्यवहारिक नजर आए, व्यक्तिगत तौर पर शायद प्रधानमंत्री पर हमले करना बंद करें और विचारधारा के हिसाब से आगे बढ़े। हिंदुत्व को कितना अपनाना है, कितना नहीं अपनाना, ये कुछ चीज़ें तय हो सकती हैं। इसके अलावा प्रशांत किशोर पहले कहते रहे हैं कि देखिए, भारत के अगर हम दो हिस्से करें, वर्टिकल लाइन खींचे, तो इस तरफ के हिस्से में करीब लोकसभा की 200 सीटें आती हैं, जिसमें असम की 14 सीटें हो गई, नॉर्थ ईस्ट के अन्य राज्यों की करीब 10 सीटें हो गई, पश्चिम बंगाल की 42 सीटें हो गई, केरल की उड़ीसा की 20 सीटें हो गई, इसके अलावा तेलंगाना
और आंध्र प्रदेश की कुल मिलाकर 42 सीटें हो गई, तमिलनाडु की 39 और पुडुचेरी की एक मिलाकर 40 सीटें हो गई, तो करीब 200 सीटें आती हैं और इन 200 सीटों में से बीजेपी 50 से ज़्यादा में नहीं है और वो मानकर चलते हैं कि 2024 में बीजेपी 50 से ऊपर नहीं जीत पाएगी। बाकी 150 सीटें गैर कांग्रेस सरकारों के पास जाएंगी, पार्टियों के पास जाएंगी, जिसमें तृणमूल कांग्रेस होगा, जिसमें कुछ जगह बदरुद्दीन अजमल की पार्टी होगी, बीजू जनता दल उड़ीसा में होगा, जगनमोहन रेड्डी की पार्टी आंध्र प्रदेश में होगी, केसीआर की पार्टी तेलंगाना में होगी, डीएमके की पार्टी तमिलनाडु में। तो 543 में से 200 सीटें निकल गई, बच गई 343, 343। हम मान के चलें, मान लीजिए 350 सीटें बच गई। तो उनकी स्ट्रेटेजी ये है कि इन 350 सीटों में से हर तीसरी सीट कांग्रेस जीतने की कोशिश करे। अभी इन 350 सीटों में से कांग्रेस करीब करीब 300 सीटें हार रही है। इसमें से 200 सवा 200 सीटें ऐसी हैं जो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में मुकाबला है, जिसमें बीजेपी ने 94% सीटें जीती थी। पिछले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के हाथ में इन आपस में जहां मुकाबला था वहां 16 या 18 सीटें हाथ लगी थी, बाकी सब बीजेपी जीती थी। तो प्रशांत किशोर का मकसद ये है कि 350 सीटों पर कांग्रेस को जोर लगा के लड़ना चाहिए, पूरे दमखम के साथ लड़ना चाहिए, विपक्ष कोई उतरा ही नहीं, ताकि वोट में बंटवारे की जो आशंका है उसको खत्म किया जा सके और इन 350 सीटों में से कोशिश करे कांग्रेस सिर्फ 100 सीटें लाने की। आज की तारीख में तो बड़ा कहेंगे, आपकी 54 सीटें हैं, 100 का मतलब दुगना हो गया, और मैं सिर्फ की बात कर रहा हूँ। तो उनका जो फॉर्मूला है, अगर वो जमीन पर भी सही उतरा तो ये संभव भी हो सकता है। तो अब 150 सीटें हो गई गैर कांग्रेस पार्टियों की, गैर बीजेपी पार्टियों की, 100 सीटें होगी कांग्रेस की, 250 सीटें होगी। अब इसमें ये नहीं है कि इसमें बीजेपी एनडीए अपनी सरकार बनाने में कामयाब नहीं होगी, हो सकता है वो सरकार बनाने में कामयाब हो जाए, क्योंकि 250 सीटें अगर इधर गई तो करीब 300 सीटें तो बच गई ना, जो बीजेपी के खाते में जाएंगी। लेकिन मुश्किल में आ जाएगी, मोदी सरकार मुश्किल में आ जाएगी, मोदी जी खुद मुश्किल में आ जाएंगे, संघ मुश्किल में आ जाएगा, संघ दबाव में आ जाएगा, इतना खासा विपक्ष होगा, फिर एनडीए को साथियों का सहारा लेना पड़ेगा। हो सकता है तब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के रूप में मोदी नहीं हो, कोई और हो, लेकिन मुकाबला दिलचस्प हो जाएगा। और इस बात की संभावना या आशंका कोई भी पार्टी जिस नजरिए से देखना चाहे इस खबर को, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि फिर 2024 में सरकार बदल ही सकती है। क्या ये संभव है? क्या हम मानकर चलें कि इस साल के अंत में गुजरात और हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी का कोई दखल नहीं होगा, वो कांग्रेस के हवाले कर देगी, चूंकि पीके ने कहा है, चूंकि बीजेपी को हराना है, चूंकि कांग्रेस को आगे लाना है। अगले साल राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, राजस्थान में 5 साल बाद सरकारें बदलती रही हैं, तो क्या यहाँ सरकार नहीं बदलेगी? पीके के यहाँ जितवा देंगे, कर्नाटक में जितवा देंगे, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में जितवा देंगे? ये एक बड़ा सवाल उठता है। फिर तालमेल बनाना, क्षेत्रीय दलों को भी और कांग्रेस को भी कुछ अपनी जो गिले शिकवे शिकायतें दूर करनी पड़ेंगी, कुछ लूज करना पड़ेगा, कुछ खोने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, ताकि बाद में कुछ बड़ा हासिल किया जा सके। क्या इस कुर्बानी के लिए लोग सहमत हो पाएंगे? क्या इस कुर्बानी के लिए विभिन्न पॉलिटिकल पार्टियों को एक साथ एक मंच पर लाने का काम कर पाएंगे प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर का अच्छा खासा दखल है दूसरी राजनीतिक पार्टियों में। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पर ये बात देखी जानी चाहिए कि प्रशांत किशोर अगर कांग्रेस में आ जाते हैं, अगर उनको बड़ी भूमिका, बड़ी जिम्मेदारी मिल जाती है, तो भी कांग्रेस के अंदर अपनी चल जाएगी, ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर भी बड़े दिग्गज हैं, वो साइडलाइन होना पड़ेगा। जहां पर वो कह रहे हैं कि कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़े, वहां दिग्गजों को भी कुछ पॉलिटिकली अपनी जमीन खोनी पड़ेगी। दूसरा, कुछ कांग्रेस के लोगों ने अभी से कहना शुरू कर दिया है कि प्रशांत किशोर जीते हुए घोड़े पर भी दांव लगाते हैं, पैसे के पीछे भागते हैं। कुछ तो पहले ही कह रहे हैं कि ये अमित शाह के आदमी है, वहाँ से सुपारी लेकर आते हैं, क्षेत्रीय दलों के बीच में जाते हैं, वहाँ के सारे रहस्य ले लेते हैं, रहस्य शेयर कर देते हैं। इस तरह की तरह की अन्य अन्य बातें कही जा रही हैं। आपको ध्यान होगा पहले प्रशांत किशोर और कांग्रेस के बीच में संबंध बातचीत के बाद खराब हुए थे, तंज एक दूसरे पर कसना शुरू किया था। तो कांग्रेस के कुछ प्रवक्ताओं ने ही चैनलों पर आकर प्रशांत किशोर का पूरा नाम प्रशांत किशोर तिवारी बोलना शुरू कर दिया था। तो ये हालात भी बने थे उस समय।
तो इन विपरीत परिस्थितियों में भी काम करना पड़ेगा, भले ही सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी आला कमान उनको सर पर बिठाए, क्योंकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की भी आपस में प्रशांत किशोर की भूमिका को लेकर बहुत ज़्यादा चलती नहीं है, या आपस में पूरी तरह से जो मन मिला हुआ नहीं है, थोड़े से मतभेद हैं, थोड़े से मनभेद हैं। तो उन सबको भी पार करना पड़ेगा प्रशांत किशोर को। तो चुनौतियाँ बाहर के मोर्चे पर तो हैं ही, चुनौतियाँ अंदर के मोर्चे पर भी ज़रूर होंगी, और फिर हर चीज़ में मीन मेख निकालने की कोशिश होगी। बड़े दिग्गज नेता हैं जो आला कमान के आस-पास रहे हैं, कोर्ट टीम में शामिल रहे हैं, वो क्या आसानी से अपनी जगह छोड़ देंगे? क्या आसानी से वो प्रशांत किशोर को अपना नेता मान लेंगे? अभी से कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब 130-135 साल पुरानी पार्टी है और एक आउटसोर्स कर दिया, ऐसे कैसे आउटसोर्स कर सकते हैं? ऐसे कैसे किसी भारी आदमी को आप कमान सौंप सकते हैं, जो नीति भी तय करे, नीयत भी तय करे, नेतृत्व भी तय करे, नारा भी तय करे, नैरेटिव भी तय करे, स्ट्रैटेजी भी तय करे? ऐसे कैसे हो सकता है? अभी से सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं लोगों ने। खैर देखा जाएगा, अभी वक़्त बहुत है, अभी तो मई में फैसला होगा, और अगर कोई पेंच नहीं फँसा, तो हम देख सकते हैं कि प्रशांत किशोर किस भूमिका में आते हैं और पद क्या मिलता है। कांग्रेस में आएँगे तो पद भी बड़ा इम्पोर्टेंट होगा, कुछ समन्वय सहित होगा, कोई प्रचार अभियान का अध्यक्ष होगा या क्या होगा, ये भी देखना दिलचस्प रहेगा। शुक्रिया।